ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग, जिसे हम अभी टेक्स्ट मानकर चल रहे हैं। सिक्वेंशियल डेटा जो हमारा है वो टेक्स्ट है, और किस तरीके से हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स, खास करके रिकरेंट मॉडल्स, उसको इंटरप्रेट करते हैं। मुझे एक बार फिर से आप लोग को हाईलाइट करनी है ये बात, और जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है मैं उसको भी एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा। आपने अटेंशन मैकेनिज्म में क्यू, के और वी, तीन चीज़ें जो है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, उसके पहले जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए बातें, जब कभी भी आप ये टेक्स्ट से पढ़ रहे हो, टेक्स्ट डील कर रहे हो, तो आपको जो याद रहनी चाहिए बातें, ठीक, वो ये हैं कि टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जैसे कि माय नेम इज निर्मल, आई एम योर AI टीचर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है टेक्स्ट। अब इंटरप्रेट कैसे कर रही हैं मशीनें इस टेक्स्ट को, तो सिक्वेंशियल के रेस्पेक्ट में। स्टेप नंबर वन मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जिसको कभी नहीं भूलना, मैं हमेशा फोकस करूँ इन बातों को। टोकनाइजर, ठीक है, सबसे पहले इसके टोकन करना है। ओके, तो टोकनाइजर में आप ये देख रहे हैं जो यूनिक वर्ड्स हैं, अभी तो खैर सभी को हम टोकन करेंगे, जैसे कि माय, कॉमा, नेम, कॉमा, इस, कॉमा, निर्मल, ये टोकन बन गए। फुल स्टॉप को अभी छोड़िए, मैं सिर्फ वोकेबलरी को कलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम योर AI टीचर। तो आप हर एक वर्ड को एक टोकन बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मुझे वोकेबलरी या वर्ड्स को ही जो है एनालाइज करना है। इन्हीं वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिपेंडेंसीज है, इसी को समझना है। ओके, तो पहला उद्देश्य यही होता है, आप कहीं से कुछ भी, कोई भी LLM उठा लो, ये वो यहीं से शुरू करेगा। सबसे पहले जो आप इनपुट दोगे ना, उसको टोकनाइज करेगा। टोकनाइज करने के बाद स्टेप नंबर 2 होती है फिट फिट ऑन टेक्स्ट। ठीक है, वो इन टोकन्स को इंटीजर वैल्यू असाइन करता है। इंटीजर यानी कि क्या होगा, एक टेबल बन जाएगी जहां पर ये सारे टोकन लिखे होंगे। ओके, ऑल द टोकन्स, जिनको मैं वोकैब बोलूंगा। ठीक है, ये इसी टर्मिनोलॉजी के साथ काम करते हैं। वोकैब, ना वर्ड्स बोलते हैं, ना टर्म बोलते हैं, ना टोकन। टर्म भी कह सकते हैं कहीं कहीं पर। वोकैब खास जो है शब्द इसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे कि इफ आई से माय, ओके, अब ये इसका खुद का एक प्रोसीजर है कि उसको किस ऑर्डर में टोकन्स को लेना है, कौन सा सबसे पहले है। तो जैसे मेरा पहला वर्ड आया माय, उसको मैंने 1 करा, नेम जो है उसको 2 करा, इस जो है उसको 3 करा, एंड सो ऑन। तो जितने भी वर्ड्स हैं ना, उनकी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो स्टेप नंबर 2 होती है। इसके बाद होती है पैडिंग। ठीक है, पैडिंग होती है। ओके, इसका इंटीजर बन गया, हर एक शब्दों का इंटीजर बन गया। ओके, तो पैडिंग में क्या करना पड़ता है मुझे, चलो पैडिंग भी अभी नहीं कहेंगे, पहले तो सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, पैडिंग तो उसके बाद आएगी। अभी रुको, पहले सीक्वेंस में कन्वर्ट करो। स्टेप नंबर 3, सीक्वेंसेस। ठीक है, सो टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि
हमारा डेटा सीक्वेंस में ही आता है। ऑलराइट, तो मुझे इसे सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। जैसे पहला शब्द है माय, देन सेकंड इज माय नेम, फिर थर्ड इज जो है माय नेम इज। ठीक है, एक के बाद एक शब्दों का एडिशन होते चला जा रहा है। ठीक है, अपेंड होते चले जा रहे हैं। फिर होगा अगला माय नेम इज निर्मल। ठीक है, फिर अगला होगा माय नेम इज निर्मल आई। ठीक है, फिर वो आगे आप समझ लो, आई, फिर एम, योर, ए आई, टीचर। इस तरीके से वो अपेंड करता है, मतलब सीक्वेंस बना रहा है। तो पहले ये वर्ड आया, फिर उसके बाद का वर्ड आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे करके आया। सो दिस इज योर सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 4, सीक्वेंस नंबर 5, जब तक पूरा की पूरा टेक्स्ट नहीं उठा ले। ये आखिरी में आप देख लेना, वो पूरा ये तो चलता रहेगा, ये पूरा चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो पूरी की पूरी लाइन ना आ जाएगी, ये वाली, ये। ठीक है, वो आपका आखिरी सीक्वेंस होगा। ठीक है, एंटायर। और कितने वर्ड्स है उसके अंदर ये काउंट कर लीजिए आप। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9। ठीक है, ऑल दीज 9 वर्ड्स विल कम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। फाइन, तो S9 तक ये जाएगा, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपने 1 से शुरू करी है, तो S9 तक चले जाएगा। 9 सीक्वेंसेस बनेंगे और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग टाइम स्टेप होगा। कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, टाइम स्टेप क्या होता है? तो भाई पहले टाइम स्टेप में पहला सीक्वेंस जाएगा, दूसरे टाइम स्टेप में दूसरा जाएगा, तीसरे टाइम स्टेप में तीसरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंसेस जो है इनपुट होंगे। ठीक है, ये T9, तो 9 सीक्वेंसेस जो हैं आपके पास होंगे यहाँ पर। ओके, ठीक, इस तरीके से जो है यहाँ पर काम होगा। फाइन, 9 सीक्वेंसेस आ गए। अब क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ है यहाँ पर, आप चाहो तो पहले वाला ये जो है सिर्फ एक वर्ड वाला, इसे इग्नोर कर सकते हो। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर इट। ओके, फाइन, हटा दो भले इसे। आप यहाँ से शुरू कर सकते हो जहाँ 2 शब्द हैं कम से कम मिनिमम। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ एक्स और वाई में। तो कम से कम मेरे पास वाई भी होना चाहिए ना। पहले वाले सीक्वेंस में सिर्फ एक्स ही होगा, वाई तो कुछ होगा नहीं। मतलब अगला वर्ड मेरे को प्रिडिक्ट करना हो तो वो क्या होगा। तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ ये एक वाली टर्म को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, एंड रेस्ट यू कैन टेक। यहाँ आप सबको ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जब सीक्वेंसेस आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग लेंथ के हैं। ये जो है यहाँ 2 वर्ड्स हैं तो उसकी लेंथ 2 है, यहाँ 3 वर्ड्स हैं तो उसकी लेंथ 3 है, यहाँ 4 वर्ड्स हैं तो उसकी लेंथ 4 है, यहाँ 5 है। तो लेंथ सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग लेंथ का तो नहीं हम काम कर पाएंगे, हमें सबकी लेंथ बराबर करना पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। ओके, तो भाई लेंथ को इक्वल करने के लिए ही अगली स्टेप जो होती है सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज पैड सीक्वेंसेस। ये होता है, यानी पैडिंग होगी, यानी हम बिट्स को ऐड करेंगे। एक बात और है भाई, मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, शब्द नहीं होते, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ होगा 1 2, यहाँ होगा 1 2 3। जो लिस्ट बनती है वो इनकी बनती है, नंबरों की। जो इंटीजर अनोटेशन आपने ऊपर करे थे ना, लिस्ट इनकी बनेगी, इनकी नहीं बनेगी शब्दों की। शब्दों को तो मैंने इंटीजर से अनोटेट कर दिया, वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ऑल राइट, तो इन इंटीजर वैल्यूज के साथ उनको अनोटेट किया जाएगा। ठीक, और फिर जो है आप देख लीजिए, ये सारी लिस्टें बन रही हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिस्टें बनेंगी। ओके, फाइन, ये आप चाहो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 9 तक जाएगी।
अब ये सब अलग अलग लेंथ की हैं, इनको मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं पैड सीक्वेंसेस। यानी कि अब उसमें सबसे पहले मैक्स लेंथ निकालनी पड़ती है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस? तो आप ये जानते हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस 9 है, आखिरी वाला मैक्स लेंथ 9 है। तो मुझे सारे सीक्वेंसेस को 9 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर आपको अपेंड करना पड़ते हैं, ठीक है, जीरो जीरोस। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे जो है प्री या पोस्ट करें, इट्स अप टू यू। प्री पैडिंग करनी है या पोस्ट पैडिंग करनी है? अपेंड का मतलब होता है पैडिंग। आपको प्री करनी है या पोस्ट करनी है, आपको जीरो आगे लगाने हैं या पीछे लगाने हैं, या आपकी इच्छा है। यदि आप यहाँ जीरो आगे लगा रहे हैं तो इस सीक्वेंस को मैं 9 में बदल सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 2, ये लो, ये 9 का हो गया। इसके आगे जीरो लगाना है मुझे, इसमें प्री पैडिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। फिर इसके आगे लगाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे कि सारे जो सीक्वेंसेस है वो 9 लेंथ के हो गए, सब 9 लेंथ के हो गए। यहां तक खेल करना है आपको। ये 4 स्टेप जो है पकड़ में आनी चाहिए। 4 स्टेप, ये जो सीक्वेंस में कन्वर्ट करा गया है ना टेक्स्ट को, ये आनी ही चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? आप कह सकते हो, मुझे अब बताओगे कि ये बात समझ में आ गई? ठीक, कहीं के किधर उधर भी देख लो, कोई लेक्चर किसी की भी बातें सुन लो भाई, मैं जो बता रहा हूँ आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पे और उन पे तो जाने की भी जरूरत ही नहीं, पहले बेसिक तो समझ लो कि ये इंटरप्रेट कैसे होता है, फिर बाद में देखना दूसरी चीज़ें। इतना आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब मैं। ओके, अब क्या है, जब सीक्वेंसेस सारे बराबर हो जाते हैं ना, अच्छा, क्या होता है एलएलएम में भी वो क्या करता है, आर्किटेक्चर जब आपको बना के बताएगा ना ट्रांसफार्मर का, वो ये बोलेगा कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट के टोकन हुए, और टोकन के बाद एम्बेडिंग हुई। वो कुछ बीच की बातें जो है ना वो नहीं रखेगा, वो खा जाएगा। वो मैंने बीच की बातें आपको बता दी कि टोकन होने के बाद क्या होता है। तो टोकन हुआ, टोकन होने के बाद इंटीजर रिप्रेजेंटेशन बने, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होने के बाद सीक्वेंसेस बने, सीक्वेंसेस बनने के बाद पैडिंग हो गई, सब कुछ बराबर हिसाब किताब हो गया, सबकी लेंथ बराबर हो गई। अब आपको एम्बेडिंग करना है, एम्बेडिंग। और एम्बेडिंग कहो या इसे एनकोडिंग कहो, ठीक है, जो कुछ कहना है कहो, यानी मैं हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशनल डेटा में यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, दीज आर वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैडिंग वेडिंग कर दी, वो तो आपको शब्द मिल गए, यू गॉट द वर्ड्स, यू आर हैविंग द वोकैब, वोकेबलरी मिल गई। अब इनके वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस जो है वो मेरे को बनाना है एम्बेडिंग लेयर से, ये काम करना है। अब वो भी क्यों बनाना है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, कई शब्द ऐसे हो सकते हैं जो कि रिलेटेड होंगे। ठीक है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया था किंग एंड द क्वीन, ये दोनों जो है रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, रॉयल। तो एम्बेडिंग या वेक्टर, सीधी सीधी बात है कि ये रहा किंग, और क्वीन भी इसके पास में ही है, नहीं कहीं है उसके पास, जो किंग है और क्वीन है, इनके वेक्टर आजू बाजू में बन जाएंगे, ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब शब्दों में समानता होगी तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सारे वर्ड्स को ना लेते हुए एम्बेडिंग में इट विल रिड्यूस द डायमेंशन। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशंस कम कर देगा। ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ किंग और क्वीन तो रॉयल को बिलोंग करते हैं, तो मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लेता हूँ इनको, दैट इट विल डू। तो यहाँ पर वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, होते हैं, वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द के वेक्टर बनते हैं, और ये सब एम्बेडिंग के अंदर अवेलेबल है। हर एक वर्ड का एम्बेडिंग्स अवेलेबल है डेटाबेस में। और चलो, ये तो खैर यहाँ की बात कर रहे हैं,
अभी अपन एम्बेडिंग लेयर की बात कर रहे हैं, ऐसे आपके पास कई प्री डिफाइंड एम्बेडिंग्स हैं, जैसे ग्लोब एम्बेडिंग्स यदि आपने नाम सुना हो, तो ये चीज़ हैं। और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जैसे एक अभी हाई लेवल लाइब्रेरी की बात करूँ, जैसे स्पेसी, मैं पढ़ा भी रहा हूँ एक जगह, स्पेसी। तो स्पेसी जो है, ये ऐसी लाइब्रेरी है जो कि डायरेक्ट यूज करना है आपको फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। डायरेक्ट यूज फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे करना है, बस आप टेक्स्ट दे दो। ये स्पेसी ऐसी लाइब्रेरी जिसमें अंदर पाइपलाइन है, ठीक है, ये टेक्स्ट को टोकन में, पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्सिंग में, लेमेटाइजेशन में, ओके, स्टॉप वर्ड में, पंक्चुएशन में, ये खुद ही कर लेगा काम, ये अंदर रिकॉग्नाइज कर लेगा सब पूरा। तुम्हें तो सिर्फ टेक्स्ट देना है स्पेसी को, और बाद में उससे पूछ लेना कि भाई मुझे तू ये बता दे पीओएस कौन कौन से हैं, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, लेमाटाइज करना है तो लेमा पूछ लेना इससे, जिसका जो करना है कर लेना। ये लाइब्रेरी ऐसी बनी हुई है स्पेसी, अंदर पाइपलाइनिंग के माध्यम से जो है पूरे वर्ड को ये प्रोसेस कर लेता है। अब आपको अतिरिक्त कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनएलटी के भी जो हमारी टेक्स्ट प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है, स्पेसी जो होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। एनएलटी की एक और लाइब्रेरी है आपकी टेक्स्ट प्रोसेसिंग की है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये सिंपल है, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है, लाइन बाय लाइन काम करती है, ठीक है। तो ऐसे में मुझे स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों की आवश्यकता पड़ती है एनएलटीके के साथ टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए। यहाँ स्पेसी में इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेसी खुद ही जो है निपटा देता है सबको, काम कर लेता है। तो यदि आपको एनएलपी पढ़ना है, एनएलपी पर आपको आना है, और आपके दिमाग में चल रहा है ये टर्म आरएजी, तो ये देखा दिखी तो बातें ना करें आप किसी को, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप स्ट्रिंग नहीं पढ़ा हो, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ी हो, आपने एनएलटी के ना पढ़ा हो, आपने स्पेसी ना पढ़ा हो, आपने टेक्स्ट ब्लॉब ना पढ़ा हो, इतना यदि आपने नहीं पढ़ा, आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग नहीं आती, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग नहीं आती, आपने वो सेंटीमेंट एनालिसिस और उनके प्रोजेक्ट्स यदि नहीं बनाए हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाले नहीं बनाए, डायरेक्ट इन चीज़ों पे आने का कोई मैटर ही नहीं है। और अभी ये जो स्टेप, क्योंकि सिक्वेंशियल डेटा भी, और एक चीज़ है, अब आपको चलो ये सब हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया, ये तो मशीन, और फिर मशीन लर्निंग कैसे लगानी है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स मॉडल्स कैसे लगाने हैं इन पर, उनसे स्कोर कैसे निकालना है, आपको टीएफ आईडीएफ आनी चाहिए, आपको काउंट वेक्टराइजर आना चाहिए, आपको वर्ड टू वेक आना चाहिए, ये क्या होता है, वर्ड को वेक्टर्स में कैसे करते हैं, ठीक है, ये बातें आना चाहिए। फिर आपको, चलो ये मशीन लर्निंग और यहाँ तक हो गया, फिर डीप लर्निंग के एल्गोरिथम से टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए, सिंपल डीएल, ये हो गया। फिर आपको एलएसटीएम आना चाहिए, बाई एलएसटीएम आना चाहिए, ठीक है, जीआरयू आना चाहिए, गेटेड रिकरेंट यूनिट, इतना आना चाहिए। इतना आ गया, उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर आप, अच्छा यहीं पर ही एम्बेडिंग और एनकोडिंग, इस पर जरा मास्टरी हासिल करो, ये क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप की एम्बेडिंग्स होती है, कितने टाइप की एनकोडिंग होती कैसे, करते कैसे हैं, कैसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, बनते हैं, कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको आनी चाहिए। फिर ये आएगी, उसके बाद अब आप अटेंशन पर आओगे, अटेंशन मैकेनिज्म पे। यहाँ पर आप फिर आप कोशिश करोगे कि ट्रांसफॉर्मर को पढ़ा जाए, और उसमें भी सबसे पहले बर्ट को उठाना, बाय डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर बर्ट, बता चुका हूँ मैं, आपको पढ़ाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बने, बर्ट को उठाइएगा सबसे पहले कि ये काम कैसे करो। इसके भी कई फिर आगे और बना रखे हैं, बर्ट तो रोबर्ट, रोबर्टा, फिर डिस्टिल रोबर्टा, कई हैवी मॉडल बने, ये लार्ज मॉडल हैं ये सब, ठीक है, दीज आर ऑल लार्ज मॉडल्स, इनको ट्राई करिए, ठीक है, ये सब हो जाए, उसके बाद फिर जीपीटी पर आइए, 3.5 पर, ठीक है, जीपीटी का आर्किटेक्चर देखिए, सब 2 पर आइए, पहले 2 आइए, फिर 3 आइए, ठीक है, 3.5 आइए, फिर 4 आइए, ठीक है, फिर वो भाई लोगों ने ओमनी और बना दिया था, फिर ओवन और बना दिया, वो भी होशियार है, डायरेक्ट 5 नहीं बोलेंगे कभी, ओपन एआई वाले ये नहीं बोले हमने 5 बना दिया, वो कह रहे ओवन बनाया है। ओवन यानी वो क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, सब ट्रायल ट्रायल बेसिस पर ले रहे हैं, ये आप खास करके लोग अभी इसमें रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं,
कि जीपीटी 3.5 जो फ्री वाला है, उनने देख लिया, कोड वोड बना लेता है, ये रीजनिंग इसकी कितनी क्या ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो ना कि ह्यूमन ब्रेन के बराबर आ गया वो, तो देखना चाह रहे हैं कि यार ये कितना कलाकार है ये मॉडल। ठीक है, ये वाकई में आप जो कह रहे हो कि ह्यूमन ब्रेन के बराबर जो है इसकी सोचने की क्षमता है, तो क्या वाकई में ये काम कर सकता है? सक्सेस भी मिल रही है, कई बार गलतियां भी होती, गलतियां हमसे भी होती, तो मशीन है तो करेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, करेगा वो। तो ओवन जो है आप देखें, उन्होंने लेटेस्ट जो है रिलीज करा है, उसकी वेबसाइट पर, ओपन ए की वेबसाइट पर फंक्शनलिटीज भी मेंशन है, किसकी कैपेबिलिटी जो है वो क्या है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप इसके बारे में। ठीक है, अब फिर एक चीज़ और है कि कुछ लोग, अच्छा मैं आपको एक एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, मैं प्रीवियस क्लासेस में भी बोला, कुछ लोग का ये मानना है कि अरे वो एआई तो जो है हमारे असिस्टेंस के लिए है, कोई बात नहीं है डरने की। मेरे को आश्चर्य होता है इस बात को लेकर। देखिए, सुनिए, समझना, मशीन मशीन अभी सिर्फ मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, मशीन, पहले तो ह्यूमंस वर्क करते थे, आप मशीन्स लेकर आए। ठीक है, हर सेक्टर में आपने मशीन पुटअप करी, आपने काम को सिंप्लीफाई करा, काम बढ़ा। मशीन है तो मशीन के करस्पॉन्डिंग काम बढ़ा, काम। ठीक है, आपका जो दूसरा हैंड्स ऑन वर्क होता था वो, ठीक है, आपने मशीन की हेल्प से सिंप्लीफाई करा। ठीक है, और आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। ठीक है, मशीन तो जो है हार्डवेयर है, और जैसा बोलोगे वैसा करके दे देगी। एक लफड़ा जो है, जो शायद ये लोग कह रहे हैं कि हमें एआई असिस्टेंस है और ये वो, यदि उन्होंने इस शब्द को नहीं पकड़ा ढंग से, यानी मुझे लग रहा है उन्होंने इस शब्द को नहीं पकड़ा, इंटेलिजेंस, और शायद उन्होंने मशीन लर्निंग और एआई की डेफिनेशन को भी ढंग से नहीं पकड़ा। उन्होंने क्या बोला है, एआई की डेफिनेशन क्या है, वो ह्यूमन रेप्लिका बनाने की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रेप्लिका, ह्यूमन रेप्लिका का मतलब क्या होता है, हम हमारे ही तरह किसी और को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी सोचने की क्षमता हम में है वो किसी और को देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हो कि भाई वो तो हमारे असिस्टेंस के लिए ये है, वो है, फलाना है। तो यार जब आप किसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको हाई लेवल का इंटेलिजेंस देने की, देखो, जब तक मशीन थी तब तक तो कोई बात नहीं, तब तक तो कुछ नहीं कह रहा मैं। इंटेलिजेंस के आने के बाद ये लफड़ा है। इंटेलिजेंस इज समथिंग अ थ्रेट, इसको तो थ्रेट समझना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि भाई कारण यह है कि डिवाइसेस पर तो तुम डिपेंडेंट हो ही होगा, डिवाइसेस पे वैसे डिपेंड, सारी ऐप पे ऐप, ये चला रहे हो, वो चला रहे हो, ठीक है, सब चला रहे हो, डिवाइसेस पे डिपेंडेंट। ऊपर से यदि वो इंटेलिजेंट अलग बन जाए, ठीक है, यानी उसमें वही बात है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला, लोग ये ढूंढ रहे हैं, वो जो नया मॉडल आया रीजनिंग, कि भाई वो, आप उसको कोई एक प्रॉब्लम देते हो तो उसका जवाब वो कैसे सोच समझ के देता है, रीजनिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, और हम ह्यूमंस में भी तो हम यही चीज ढूंढते हैं ना, कि आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करके जो है जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे पाओगे, हम ह्यूमंस में भी ये ढूंढते हैं। यदि मशीन में इतनी रीजनिंग कैपेबिलिटी है, आ जाएगी, बेटर वो आपको रिस्पॉन्सेस देगा, वो आपको काटेगा नहीं क्या? कोई कैसे कह सकता है कि थ्रेट नहीं है? मैं तो मानते ही नहीं, वो भी सिर्फ इस शब्द के चक्कर में। ये वर्ड है वो, इंटेलिजेंस। यदि सिर्फ मशीन होती तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस के चक्कर में टेंशन। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूं? आपको ये बात लग रही है ठीक? राज सर, यस सर। देवेश, सही है? ठीक है, यस सर, सही तो है। मशीन जब तक होती है तो कोई इशू नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस को तो थ्रेट के तौर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि जॉब पर किसको रखा जाएगा, किसको रखा जाएगा, और जॉब कौन नहीं कर रहा? आप देखो जापान के अंदर, क्या रोबोट काम नहीं कर रहे? अरे भाई उनकी जनसंख्या कम है, उन्होंने रोबोट बना ली, उससे काम करवा रहे हैं ये, करेक्ट। करवा रहे हैं ना। तो भाई यदि हम किसी मशीन को इंटेलिजेंस दे देंगे तो तुम्हें लात मार देगी वो, हटाओ लग। और ये तो अभी ह्यूमन लेवल की बात कर रहे हैं, वो तो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई हम तो सुपर इंटेलिजेंस पर आए, यानी और ज्यादा सोचने की समझने की क्षमता। जब आप किसी में सोचने समझने की क्षमता दे रहे हो,
ठीक है, तो फिर वो खतरनाक है। जब तक वो मशीन थी सिर्फ सिंपल, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन अब जब इंटेलिजेंस दे रहे हो तो फिर वो खतरनाक है। ठीक है, और ये भी एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो कर रही है ये बात भी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली, ऐसा भी नहीं कि चलो लाइन एक, ठीक है ऐसा चल रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं एलएलएम्स। डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये मैटर है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, पर हाँ ये बात ठीक है, हम ह्यूमंस नहीं बनाया है, लेकिन हम ह्यूमंस उसमें फीड क्या कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। मशीन हमने बनाई, एआई ये कॉन्सेप्ट हमारे हैं, लेकिन हम उसमें फीड क्या कर रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कंट्रीज हैं लाइक यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाइना तो मतलब दे रहा है टक्कर वो तो। ठीक है, हम अपने वहाँ क्या, और ठीक है, हमें बस, हम अच्छा भी कर रहे हैं और हम गलत भी, लेकिन ये तो मतलब दे रहा है, काफ़ी चैलेंजेस दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो ऐसे समझना पड़ेगा आपको बातें। When you go in this particular field, rather getting influenced by any person, anything जो कि अन अकेडमी पर आपको 399 का कोर्स पकड़ा दें, भाई ठीक है, हो सकता है अच्छे टीचर हो, बड़े टीचर हो, मना नहीं कर रहे, ठीक है, बट ओनली द थिंग इज अप्लाई, एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, और एक बात जो मैंने कहा, रीजनिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, थॉट, आप नए नई चीज़ कैसे क्या, वो वही कर सकता है जिसको पूरी मैथमेटिकल इक्वेशंस पता हो इनकी, वही कुछ नई चीज़ लेकर आ सकता है जिसको मैथ्स पता हो। यहाँ पर मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो आपका आ गया ना, मैथ्स आ गया, उसमें स्टैट्स आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, रीजनिंग आ गया, ठीक है, कैलकुलस आ गया, सब आ गया। जिसको ये आता है वही नई इक्वेशंस पे काम कर सकता है, इन इक्वेशंस में चेंजेस कर सकता है, और फिर वही जो है बेटर आउटपुट निकाल के ला सकता है, रेदर देन जस्ट डूइंग समथिंग। कुछ नहीं होगा भाई, कोई जॉब नहीं लगने वाली, चिंता मत करो तुम, नहीं लगने वाली। यस, कुछ कहना चाहेंगे इस पे, बोलिए। सर को मुझे अभी फिलहाल म्यूट करना पड़ेगा, ये मेरी थॉट है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अपन, तब तक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाएंगे, जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जस्ट, तो प्रॉब्लम हाँ स्टेटमेंट सर, नहीं समझेंगे, इनोवेशन इन जब तक नहीं होगा तब तक तो, इनोवेशन करना पड़ेगा सर। इनोवेशन तो नहीं करोगे तब तक कोई इशू नहीं है, तब तक तो बस कोर्स खत्म करना, सर्टिफिकेशन करना है बस, और कुछ नहीं। एप्लीकेशन इज मेजर थिंग, और उसके लिए आपको ये सब आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे खुद को, आप ये देखें, आई डिड एक्सप्लोर एवरीथिंग रिलेटेड टू द एल एस टी एम एंड बाई एल एस टी एम। पहले तो मैंने इनको एक्सप्लोर करा, कहीं से मुझे किसी ने पोस्ट करा कि भाई आप तो डायरेक्ट है ना वो बर्ट कर लो, एक था, एक किसी ने पोस्ट डाला डायरेक्टली बर्ट कर लो। मैंने बोला यार भाई कैसे कर लो यार बर्ट, यार कैसे कर लो बर्ट, मैं तो क्वेश्चन है कैसे कर लोगे तुम बर्ट सबसे पहले, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम बर्ट सबसे पहले कर लो। भाई तुम्हें, मैंने ये बताई ना आपको स्टेप्स एनएलपी से डील करने वाली, जब तक ये नहीं आती ये पूरी, तब तक तुम बर्ट कैसे कर लोगे भाई। तुम्हें टेक्स्ट के बारे में पता है कैसे एनालिसिस होता है, पॉसिबल ही नहीं कि तुम बर्ट कर लो। और अभी तो खास करके आप सेचुरेटेड यानी इंग्लिश को डील कर रहे हो, यदि मल्टीलिंगुअल हो गया तो क्या करोगे फिर। अभी तो चैलेंजेस इस एनएलपी में, इनके चैलेंजेस मतलब व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग माय वर्क, तो एनएलपी में मल्टी लैंग्वेज को लेकर चैलेंजेस थे, जैसे संस्कृत लैंग्वेज आ गई, हिंदी लैंग्वेज आ गई, तो इनका डेटाबेस बनाना, इनको अनोटेट करना, ये चैलेंजेस थे, रहे हैं। कोई हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब खैर एलएलएम्स को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा, सब लैंग्वेजेस में वो बात करने के लिए काबिल है। ठीक है, उनके पूरा डेटाबेस उठा के फीड कर दिया, और ना एनएलपी की ये जो बेसिक जो उस समय चैलेंजेस आते थे वो खत्म ही कर दिए उसने, बात ही खत्म कर दी। वो तो सब अब सीधा एलएलएम में आप देखते ही हो कि क्या कर रहे हैं, अब तो आर्किटेक्चर में, और मतलब कोशिशें कर रहे हैं इंट्रोड्यूस्ड करने की कुछ। अभी फिर मैंने एक रिसर्च के बारे, और रोग लोग जो है आप देखें कि काम कर रहे हैं, और अलग नया नया ही जो है कुछ ना कुछ अभी आर्किटेक्चर आ तो रहे हैं। सर लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी रियल टाइम हो गया हाँ है। हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर रियल टाइम हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रियल। अभी मैंने एक सेमिनार में अटेंड किया था लास्ट वीक में, हाँ हाँ जिसमें जो हमारी मीटिंग चल रही थी रियल टाइम पे वो हाँ मीटिंग इंग्लिश से मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो रही थी, हाँ जापानीज में
और उन्होंने एक्चुअली एक मूवी प्ले करके दिखाई थी। हाँ, सो नॉट ओनली लैंग्वेज अलोंग विद जो इमोशंस होते हैं ना, जो हाँ, हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, हाँ, वो हाँ, भी कन्वर्ट हो रहा था लोकल लैंग्वेज में। हाँ, लोकल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये जो है सैम अल्टमैन ने ये मतलब कुछ दिन पहले ही आ चुका है सर। वो जो बोल रहा था वो आप वो इंग्लिश में भले ही बोले, वो रियल टाइम में हिंदी के अंदर आपको ट्रांसलेट होता हुआ वो क्या बोल रहा है वो सब पता चल रहा है रियल टाइम में। करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी जो है वो अब आ गई है इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब तो ट्रांसलेटर्स की तो जॉब ही गई भाई। जो ट्रांसलेटर्स की जॉब करते थे दैट्स ऑल ओवर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। ठीक है, मतलब और ये भी 99% तक की एक्यूरेसी तक खींच दिया उन्होंने। ठीक है, हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम हो रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें समझना है। ओके, और इनकी जो स्टेप्स मैंने आपको भी यहाँ पर बता दी है पूरी, ये आपको पहले आनी चाहिए, और कहाँ पर क्या गड़बड़ है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और भाई अटेंशन मैकेनिज्म जैसे मैं उस दिन भी पढ़ा रहा था, नया नहीं है। ये 2014 में कंप्यूटर विजन में बता चुका हूं मैं, प्रीवियस क्लास में हो चुका है ये इंट्रोड्यूस, खास करके कि सक्सेस उसको एनएलपी में मिली। ठीक है, और ये तीन कंपोनेंट अटेंशन के अंदर आए थे, ये भी बता दिए थे मैंने कि द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अटेंशन इज वेटेड फोकस, यानी ट्रीटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द इनपुट इक्वली। ऐसा नहीं करना, आप इनपुट को अलग अलग वेट असाइन करो, ये दे रहा था वो। ठीक है, सो द मॉडल शुड लर्न टू फोकस मोर ऑन द रेलेवेंट पार्ट्स, और जो लेस रेलेवेंट पार्ट है उनको कम कर दो। और तीन कंपोनेंट बनाने का बोला उसने, क्वेरी, की एंड द वैल्यू। ठीक है, एक है इंफॉर्मेशन, एक है एड्रेस, और एक है कि वो एड्रेस पे क्या इंफॉर्मेशन है, वो कंटेंट है वो बताती है ये वैल्यू, क्यू, के और वी। और फिर इन्हीं के माध्यम से अटेंशन स्कोर निकालना था। इन इन तीनों के हेल्प से अटेंशन स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग सिमिलैरिटी मेजर बिटवीन द क्वेरी एंड द की बाय परफॉर्मिंग द डॉट प्रोडक्ट या स्केल डॉट प्रोडक्ट, जो भी है आप कहें। और फिर शॉर्टनेस एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है ताकि प्रोबेबिलिटी निकालो हर एक शब्द की, और जो बेटर सूटेड वर्ड आएगा उसको अपन को आगे रखना है, मतलब नेक्स्ट प्रोडिक्टेड वर्ड होगा वो। ठीक है, और आउटपुट फेंक दो, ये बात है। ठीक, अभी मैंने जो है अपना मैं खुद का प्रोजेक्ट कर रहा था, मैंने एल और बाई एल दोनों के अंदर अटेंशन लगा दिया। ठीक है, और मेरे को रिजल्ट भी अच्छा मिला। एल में मैं 92% तक पहुंच गया, और यहाँ पर मैं 97 पॉइंट तक पहुंच गया बाई एल। इनके साथ में लगा दिया अटेंशन मैकेनिज्म, इनकॉर्पोरेट करते हुए स्कोर मुझे अच्छा मिला टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, और फिर मैं इसको अब मैथमेटिकली भी आप लोगों के सामने पुट अप करूंगा कि क्या हुआ, कैसे जो है इसमें मुझे सक्सेस मिल गई है। ठीक है, बट अभी मुझे उसको शेयर करना है अभी एज अ पेपर के थ्रू। ठीक है, तो देखूंगा बाद में। तो ये है कि क्वेरी, की और वैल्यू, ये तीन कंपोनेंट होते हैं आपके अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, आर एन एन की जो प्रॉब्लम थी ये भी बता चुका था, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, तो फिर एल आ गया, उसने उसको इम्प्रूव कर दिया। इन ट्रांसफॉर्मर बेटर सोल्यूशन की तरफ प्रूव हुआ। ठीक है, और ये सेल्फ अटेंशन अटेंशन मैकेनिज्म है, यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ अटेंशन एट द मोमेंट। और जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, बार्क इज वेरी क्यूट एंड ही इज अ डॉग, पढ़ाया मैंने प्रीवियस क्लास में कि सबसे पहले इसके टोकन बनते हैं। ठीक है, टोकन करो, अभी पूरी स्टेप समझा दी मैंने। टोकन वोकन करो, और वो पूरी इसकी इंटीजर करो, और इसके वो सब सब पूरा काम करो। और ये फिर उसकी वर्ड एम्बेडिंग्स है, दीज आर द वर्ड एम्बेडिंग्स। वर्ड एम्बेडिंग्स के बाद वेट असाइन करे जा रहे हैं, मतलब एम्बेडिंग करने के बाद, वेक्टराइजेशन करने के बाद वेट असाइन किए जा रहे हैं। तो एम्बेडिंग्स और वेट्स इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि जो वर्ड है उसकी एम्बेडिंग यानी उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मैंने कहा ना किंग और क्वीन, उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, अब वो ये जो शब्द है ये काम का है या नहीं है, वो तो वेट डिसाइड कर देगा। ठीक है, आप अच्छा, ये वाली इक्वेशन भी मैजिकल इक्वेशन है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। हमने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं कि यार लीनियर इक्वेशन खेल कर जाएगी, एम एक्स प्लस सी। आपने इसको लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आप अभी तक डीप लर्निंग में भी यही तो कर रहे हो, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। और क्या था, वेट को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर, तो वर्ड एम्बेडिंग जो इनपुट है उठा दो वेट के साथ। ठीक है, बायस फायस ऐड कर दो साथ में, ये वर्ड एम्बेडिंग विद कंटेक्स्ट आ गया, ये आ गया आउटपुट पूरा। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है फॉलो करनी जो मैंने आपको बता दी, उसमें ये वेट और जोड़ देना आगे। और ठीक है, वेट और जो है एम्बेडिंग मल्टीप्लाई हुआ के ये वर्ड एम्बेडिंग्स विद कंटेक्स्ट
प्रिंट कर देंगे आपको। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। फाइन, ये देखो। अच्छा, वेट भी कैसे आया वो, वेट निकालने का इसका खुद का अलग तरीका है। वो मैट्रिक्स बनाई थी मैंने, मुझे याद आ गया। वेट से मल्टीप्लाई करना है वो तो खैर अपनी जगह है। उसके पहले ये कह रहा है कि इन एम्बेडिंग स्पेस सिमिलर वर्ड्स अपीयर क्लोजर। ये अभी जस्ट कुछ देर पहले की बात है। सिमिलर वर्ड्स क्लोजर अपीयर करेंगे। ठीक है, जैसे ये किंग और क्वीन है, रॉयल्टी को बिलोंग करते हैं। जेबरा जो है और हॉर्स और जो भी हैं स्ट्रिप्स इन पे, वो सब सिमिलरिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो आसपास होंगे ऐसे शब्द। ठीक है, ऑलराइट। एंड फिर क्या करना है मुझे, यहाँ कह रहा है वी कैन यूज द आइडिया टू फाइंड द वेट वेक्टर। मतलब ये वेट वेक्टर अलग से निकाल रहा है ना। उस दिन बात हुई थी, और वो भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में। ऐसे बोल रहा है फाइंड द वेट्स, फाइंड द वेट्स लाइक दिस। तो वेट और वेक्टर को तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वेट निकालने के लिए ये आपस में ही वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। V1 को भाई इसने V1 से V2 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने इसके लिए आपको मैट्रिक्स भी बना के बताई थी। ये देखो, ये मैट्रिक्स ये बताई थी आपको मैंने, ऐसे करते हुए। ठीक है, कि आप रो में और कॉलम में लिख दो इन्हीं को। यहाँ भी V1 V2 V3 V4 V5, यहाँ पर भी V1 V2 V3 V4 V5। V1 का V1 के साथ, V1 का V2 के साथ, V1 का V3 के साथ, V1 का V4 के साथ, V1 का V5 के साथ। तो W11 W12 W13 W14 W15 ये वेट आ गए। दीज आर द वेट्स। मतलब वेक्टर वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके तुमने वेट निकाल दिया। ठीक है, ये काम आपने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है टास्क, वो कह रहा है कि जो है इन्हीं को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है, वेट को इन वेक्टर्स के साथ। यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये काम आपको करना है। ठीक, ये रहा W11 इंटू V1, W12 इंटू V2, ये करना है। इससे Y1 आएगा। तो भाई ये देखो, ये तो W11 W12 ये आ गए। फिर नीचे आपका इनके मल्टीप्लिकेशन से W21 W22 W23 W24 W25 आता। फिर इसके सबके साथ मल्टीप्लिकेशन से W31 W32 W33 W34 ये आता। और फिर बाद में ये कह रहा है कि जो ये वेट है ना, ये W11 W2, इनको इनको इनके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट डू दैट। So W11 into V1 प्लस W12 इंटू V2 प्लस W13 इंटू V3, ये करोगे तो Y1 आएगा। फिर W21 इंटू V1 W22 इंटू V2, इनको करोगे तो Y2 आएगा। तो ऐसे आउटपुट आ रहे हैं, यानी अगेन वही वेट इंटू वेक्टर, सीधी सी बात है, वेट इंटू। ठीक है, वो इक्वेशन वैसी बनानी है उसे। ठीक है, ऑल राइट, ये कह रहा है वो। इस तरीके से ये सारे आउटपुट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, निकाल दो। ठीक है, that's what we can do. So when we are multiplying these weights to each word, we are essentially reweighting all other words towards the first word. So in a sense, the word bark is now tending towards the dog and the cute, rather than the word comes right after it. This is just to get some context. अच्छा, तो कंटेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए ये परफॉर्म कर रहा है। क्या स्टेप करी अभी तक आपने? आपने ये वेक्टर्स ले लिए सारे, कोई एक वेक्टर को पिकअप कर लिया इनमें से, उसका डॉट प्रोडक्ट करके आपने वेट बना लिए, और उनको फिर नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज करने के बाद वापस आपने इन्हीं वेक्टर से उनको मल्टीप्लाई कर दिया और आपको Y1 मिल गया। ये काम आपने परफॉर्म करा, और इसी को ही बाद में वो अटेंशन बोल रहा है। ठीक है, क्यू के वी के फॉर्मेट में। ठीक है, कैसे बोल रहा है, वो कहता है कि ये जो वेक्टर्स है ना, इनको तुम की बोलो, और ये वाला वेक्टर है इसको क्वेरी बोलो। ठीक है, और क्वेरी और की दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बन गया वेट। ये वेक्टर बन गया। क्वेरी और की का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बन गया वेट। ठीक है, और बाद में वेट बनने के बाद उसको तुमने करा नॉर्मलाइज, इस वेट को तुमने करा नॉर्मलाइज, और उठा के इसी वेट को तुमने इन्हीं वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, दिस वेट इज मल्टीप्लाइड बाय ऑल दीज कीज, ठीक है, डब्ल्यू डॉट के, इन्हीं कीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू आर गोइंग टू गेट द वाई, वाई वन मिल गया आपको, ये काम हुआ। ठीक है, अभी कोई ट्रेनिंग नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, अभी तो तुमसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही खेल रहे हो, बाकी कुछ थोड़ी ना करा है तुमने, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। दैट्स व्हाट जस्ट यू आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओनली, तो क्यू के वी कर रहा है ये। ठीक है, जस्ट टू फाइंड द कंटेक्स्ट, ये निकालने की कोशिश कर रहा है वो। ओके, तो वर्ड के डॉट प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा, एक शब्द के दूसरे शब्दों से डॉट प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने से ये हो जाएगा भाई, अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट, अब आप दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्या करते हैं, जरा उस बेसिक्स पर आओ, आप समझने वाली बात है। ये मान लीजिए ये v1 है, ये v2 है, इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, एंगल दोनों के बीच में थीटा है। ठीक है, तो क्या लिखता हूं मैं, v1 v2 कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए इसकी वैल्यू बड़ी कब आएगी, व्हेन, जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कम होगा। कोई कॉस कॉस जीरो है तो वन होता है ना। तो जीरो आने का मतलब क्या, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, अरे जब वेक्टर क्लोज तभी होंगे ना जब दोनों में सिमिलैरिटी होगी भाई, तो तुम सिमिलैरिटी तो निकाल रहे हो, कंटेक्स्ट का मतलब क्या था, कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, मीनिंग। यदि दो शब्दों में समान मीनिंग है तो वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हो ना यार। और यदि और यदि ये दोनों के बीच का एंगल बड़ा हो गया, तो मान लो ये 90 डिग्री फंस गया, 90 डिग्री हो गया v1 और v, तो दोनों में तो कोई समानता नहीं है, आंसर जीरो आ जाएगा भैया, तो कॉस 90 जीरो होता है। तो तुमने ये, अब आपको खुद ही समझो ना कि ये क्यों कर रहा है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एक शब्द का, अभी तो एक एक करके शब्दों को उठाता है, ये v1 को लिया इसने, सारे दूसरे शब्दों से मल्टीप्लाई करा, ये पता लगाने के लिए कि तेरे में और मेरे में कोई समानता है क्या भाई, बता दे। ठीक है, अपन दोनों में कोई समानता है तो भाई मैं और बाकी जितने सब हैं सबसे, मैं सबसे बात करूंगा, मैं देखना चाहूंगा इनमें से मेरा कौन अच्छा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करो, गणित के तौर पे उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। उसका उससे क्या निकाल दिया उसने, वेट निकाल दिए, उसको उसने कहा कि ये सब वेट्स हैं। फिर उन्होंने एक स्टेप और लगा दिया बीच में, जस्ट नॉर्मलाइज दीज वेट्स। ठीक है, उनको किसी के बीच में लेकर आ जाओ, 0 से 1 नॉर्मलाइज कर दे, हो सकता है ना मल्टीप्लीकेशन में कोई और बड़ी वैल्यू हो, कह रहा नॉर्मलाइज कर दो इन्हें, तो नॉर्मलाइज्ड वेट आ गए वही, और इन्हीं को, इन्हीं वेट्स को फिर मल्टीप्लाई कर दो इसी के साथ, तो ये आ जाएगी वैल्यूज। इनको ऐड कर देना भाई आखिरी में, इनको मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड करो, तो ये वाई वन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये होता है क्यू के वी, कई लोग को ये पल्ले नहीं पड़ रही अभी, तो क्यू के वी अटेंशन फटेंशन क्या होता है, तो भाई वो सिंपल है, ये कॉस वॉस का फंडा लगाओ, ये इससे क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेने का मीन ही यही होता है, मीनिंग ये होता है, फिर बना के बता रहा है वो आगे, ये देखो, वो कह रहा है ना ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, एक होती है की मैट्रिक्स, ये की मैट्रिक्स बनी है, ये होती है क्वेरी की मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये क्वेरी की मैट्रिक्स है एम क्यू, फिर बाद में वैल्यू की मैट्रिक्स आई ऊपर, ये वैल्यू की मैट्रिक्स है, और ये आपका फाइनल आउटपुट है। तो कंटेक्स्ट निकालो आप तो शब्दों के बीच में, और वो ऐसे निकल जाएगा जब उनके वेक्टर आजू बाजू होंगे, तो निकल जाएगा कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट निकालने का तरीका है ये। ठीक है, फाइन, अब क्या कर लोगे आप, ये सब निकाल नुकुल भी दोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आपको की, क्वेरी और वैल्यू पता चल गया। ठीक है, now let's try and understand the attention mechanism by looking into the example of a database. So in a database, if you want to retrieve some value vi based upon a query and a key, some operations can be done where we can use a query to identify a key that correspond to a certain value. Attention can be thought to be similar process in the database. कैसे भाई, सपोज वी सेंड अ क्वेरी इनटू द डेटाबेस, डेटाबेस में क्वेरी फेंकी तुमने, कुछ निकालना चाहते हो तो क्वेरी देना पड़ती है ना डेटाबेस में, कुछ ऑपरेशन से, सम ऑपरेशन विल फाइंड आउट विच की इन द डेटाबेस इज सिमिलर टू द क्वेरी, ऐसी कौन सी की है जो क्वेरी के सिमिलर है, तो वाली फेच हो जाएगी, है ना। एसक्यूएल का यूज करते हैं ना, क्वेरी देते हैं और किसके सिमिलर होती है, किस की के सिमिलर होती है, तो वाली वैल्यू वो फेच करके दे देता है वहां से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ये डायग्राम बना के दिया, रिट्रीव करना था मुझे, एक क्वेरी दी मैंने, तो उस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग की 5 थी, तो की 5 की वैल्यू में क्या कर दूंगा, फेच कर दूंगा, सीधी सी बात है, ये रिट्रीवल होता है। ओके, अब अटेंशन क्या करता है,
द अटेंशन मैकेनिज्म इन इज अ न्यूरल आर्किटेक्चर दैट मिमिक्स द रिट्रीवल प्रोसेस। मतलब ये जो आपने काम करा ना, ये इसी तरीके से अटेंशन काम कर रहा है। क्यू के वी इसी तरीके से, सिमिलैरिटी क्यू के इनटू वी, यानी अटेंशन मैकेनिज्म मेजर द सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेरी एंड की। दिस सिमिलैरिटी रिटर्न्स द वेट। Finally, it produces the output that a weighted combination of all the values in the database। अरे ये तो ऊपर कर लिया भैया तुमने, जो 3 लाइन लिखी है ये तो करा आपने। और इसको, ये तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं बता पाया, लेकिन मैंने बता दिया। एक एक और जो मेरे पास नोट्स थे ना, उसमें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मुझे दिखा था, लेकिन वो भी इतना क्लियर नहीं था। लेकिन मैं अपने लेवल पर इस बात को समझ गया, ठीक है, कि क्या करना है। ओके फाइन। तो भाई बात यह है कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जस्ट पिक एनी ऑफ द वर्ड। ठीक है, आप V1 ले रहे हो तो उसको बोलो क्वेरी, और जितने भी बाकी वाली टर्म्स हैं V1 V2 V3, उनको सबको बोलो कीज। तो क्वेरी एंड कीज, क्वेरी को हर एक की के साथ मल्टीप्लाई करो, ताकि आपको कंटेक्स्ट पता चल जाए, सिमिलैरिटी निकालना है आपको ये काम करने से, वही कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, दैट्स व्हाट दे सेड। द अटेंशन मैकेनिज्म मेजर द सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेरी एंड की। तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। डॉट मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या समानता है ये निकाल लो डॉट प्रोडक्ट करके, क्योंकि हर एक शब्द को तो भाई मैंने वेक्टर माना है, तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है, कर लिया तो सिमिलैरिटी रिटर्न कर देगा। उसी सिमिलैरिटी को आपने बोला वेट, आपने बोला भैया ये वेट है, वेट दो शब्दों के बीच में मेरे को समानता पता चल गई है, उसको मैं कहता हूं वेट। और वेट निकल गया, उसके बाद इसी वेट को उठा के उन्हीं सारे शब्दों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इनको की नहीं बोलते हो, इन शब्दों को देखो, स्टार्टिंग में इनको की बोलते हो, V1 V2 V3, इनको बाद में इनको वैल्यू बोलते हो। ठीक है, जब ये सिमिलैरिटी निकल जाए ना तुमसे डॉट प्रोडक्ट कर कुरा के, उसके बाद जो वैल्यूज, मतलब अब बाद में क्या बोल रहा है वो, इन्हीं को देखो जरा। ये भाई, ये V1 V2 V3 इनको शुरुआत में बोलता है की, बाद में इन्हीं को बोलता है, ये क्या है, इन्हीं को बोलता है क्या, वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा चक्कर ये इस प्रकार का है। तो जो आपको वेट मिले ना यहाँ से, इन्हीं को उठा के एक एक से मल्टीप्लाई कर देना, और बाद में उनका एडिशन कर देना, यू विल गेट वाई। दैट इज द अटेंशन। ठीक है, एक स्कोर मिलेगा आपको, एक्चुअली वो अटेंशन नहीं, अटेंशन स्कोर है, वो विल गेट अ स्कोर हियर। ठीक है, तो भाई उसका आपको ध्यान रखना है, इस स्कोर का। ठीक है, फाइन। और जो है कि बाद में से यूज करना है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट था। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डेटाबेस रिट्रीवर अटेंशन इज द सेंस द डेटाबेस डेटाबेस किस तरीके से रिट्रीव करता है, वो इट्स काइंड ऑफ अ सेंस, यानी कि आप एक क्वेरी फायर करते हो, की पर जाती है, और उस की पर जो वैल्यू छुपी होती है वो आपकी जो है वो सामने निकल के आ जाती है। ठीक है, ये काम होता है यहाँ पर, यही काम हो रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इतनी बात है। ठीक, so the key values are the vectors, similarity are the scalars, the weight are the softmax and a scalars वगैरह, ये तो बोल रहा है। ठीक है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये एक डायग्राम और है हमारे पास। ठीक है, तो आपने की और क्वेरी ले ली, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर कुरा के आपने सिमिलैरिटी निकाल दी, डॉट प्रोडक्ट से सिमिलैरिटी निकल गई। ठीक है, और बाद में जो वेट्स मिले आपको, ये जो वेट्स मिले, applied to the shortness activation function, that is the step number 2, and then these weights are multiplied by the values, these are multiplied by the values। अच्छा, एक चीज है भाई, फिर कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, वो की, ये देखो, ये V1 V2 इन्हीं कोई की बोल रहा है ना यहाँ पे, है ना, एम्बेडिंग्स कोई की बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अभी वो K1 K2 K3 लिख रहा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना कहीं, मेरे पास शब्दों की एम्बेडिंग्स के अलावा था ही क्या, कुछ भी तो नहीं है। शब्दों, हर एक वोकैबुलरी, हर एक वर्ड का एक वेक्टर है, बस, और क्या है मेरे पास बताओ।
बाद में तुमने बोला कि इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके वेट निकाला और वेट को नॉर्मलाइज करा और इसी वेट को उठा के वापस इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दिया और बोल दिया कि इनको वैल्यू बोल दिया और बाद में ऐड करके बोल दिया फाइनल वाई आ गया मेरे पास। और क्या बताओ, कुछ था ही नहीं। इसको फिर से एक अच्छे डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है, जो ऊपर देख लिया ना वो यही है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको सम कर दो, अटेंशन वैल्यू आ जाएगी जो कि y1 है। तो पता चल जाएगा किस शब्द पे कितना अटेंशन देना है। यदि आपस में शब्द जुड़े होंगे तो उन पे ज़्यादा अटेंशन देना है, यदि नहीं जुड़े होंगे तो किसको किस पे क्या देना है ये पता चल जाएगा। ये स्टेप है इसकी अटेंशन मैकेनिज्म की। बाकी आगे वही थियोरेटिकली मोड में ये सब लिखा गया है कि भैया की हैं, क्वेरी हैं, सिमिलैरिटी निकालो उनके बीच की। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये सिमिलैरिटी कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, इसको मैं बाद में डील करूंगा। ठीक है, आई जस्ट रिसेंटली टोल्ड यू अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ओनली, इसके बारे में बताया मैंने अभी आपको। डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी निकालने के लिए। ठीक है, देर आर अदर वेज ऑल्सो टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि स्केल डॉट प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है, जनरल डॉट प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है, कुछ कर्नल मेथड्स भी होती है, मैपिंग करते हैं। सो देर आर वेरियस सिमिलरिटी कैलकुलेशन। ठीक है, टेक्निक्स, कई फॉर्मूले होते हैं। तो अभी भी क्या आई है, मैथ्स ही तो आई है, अभी भी तो मैथ्स आई है। तो मेरे को वेक्टर के बीच में सिमिलैरिटी निकालना था तो डॉट प्रोडक्ट, तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पता ही था मेरे को। दो वेक्टर यदि समान डायरेक्शन में या आपस में मैच खा रहे होंगे लगभग, अच्छा उस समय सोचा कि इतना ही पड़ा था, एंगल जीरो होता है तो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। अब अब वर्ड के माध्यम से समझना पड़ेगा कि यार दो वर्ड, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, यानी वर्डों के बीच में सिमिलैरिटी है, दोनों एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इतना दिमाग थोड़ी ना था, अब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये फॉर्मूले नए नहीं है आपके लिए, प्रीवियस क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, अटेंशन वैल्यू और ये और वो मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूँ सामने। ठीक है, एक फाइनल क्लास और उठाऊंगा जैसे भी हो, और अटेंशन को ख़त्म कर देंगे, बस दैट्स इट। वैसे ही ख़त्म है वो। ठीक है, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, इसको फिनिश कर देंगे। मल्टी हेड अटेंशन और इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको। ठीक है, ऑल राइट, तो इतनी बातें हैं। लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी